Hello guys, good evening. How are you all? Doing good? Okay, so अभी टर्म वन ओवर, ठीक है। और अब हम लोग कुछ नीट के लिए करते हैं। ऑफ कोर्स आपका टर्म टू का जो है वो ऐप पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक आपके पास नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और हम लोग उस पे टर्म टू के 11th और 12th के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और नीट के भी हमने क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दिए। तो नीट के लिए अब जैसे हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देयर आर 5 मंथ्स व्हिच आर लेफ्ट फॉर नीट। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि प्रोबेबली जो नीट का एग्जाम है दैट विल हैपन समटाइम्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब ये जो 5 आपके पास मंथ्स बचे हैं उनके लिए आपको बेस्ट जो है वो क्या करना है, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो फॉर नीट 2022। नीट 2021 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन से वाले चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कौन से इजियर क्वेश्चंस थे, कौन सी क्लास से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए और कौन सी क्लास से इजियर क्वेश्चंस आए। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड क्विकली आई जस्ट गोइंग टू सी द पेपर ऑफ नीट 2021 विद द कीज। आप लोगों ने कीज तो खैर काफी पहले देख ली होगी जब ये वाला एग्जाम हुआ था, बट आई एम जस्ट going to tell you that how you should now prepare for your 2022 पेपर। क्योंकि पेपर जो है ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आएगा। यू मस्ट हैव सीन इस बारी मैच द फॉलोइंग वाले काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आए हुए हैं, सो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड, राइट। और नीट का आपका लाइव क्लासेस का कोर्स फॉर 5 मंथ्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द ऐप। वी जस्ट स्टार्टेड इट अराउंड अ वीक बैक और उस पे हम लोग सारा अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न नीट 2022 के अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आपका नीट 2022 का पेपर आएगा। द कोर्स इज गोइंग टू कॉस्ट ओनली 1500 रुपीज टिल मे। ऐसे नहीं सोचना जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भी 1500 रुपीज अ मंथ। इट इज नॉट लाइक दैट गाइज। इट इज 1500 रुपीज फॉर द इंटायर 5 months till your exam happens in June. Okay. And that also you can pay in installments. So download the app, check it out, and then you can chat with me on the app asking me your questions if you have any doubts. So let's go further. Let's go on to the paper analysis over here. अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट जो 2021 का था दैट वाज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो ये मेरे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखे तो उसके अकॉर्डिंगली डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट 2021 वाज इजी। इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। ऑब्वियसली अगर इजी पेपर होता है तो आपकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो इजी क्वेश्चंस आपके पास 28 है। 28 आर इजी क्वेश्चंस आउट ऑफ 45। आपके पास 28 इजी क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस दे आर ओनली 10 और डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो भी बड़े डिफिकल्ट नहीं है। जब आप पेपर आपने दिया होगा या पेपर आपने देखा होगा, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम की आपके पास ट्रिक्स जो है वो यही है। नंबर वन, फॉलो योर एनसीईआरटी फॉर नीट and for IIT-JEE also. Number two, read through the lines of NCERT. Number three, answer a lot of questions, practice a lot of questions. Number four, do a lot of sample papers, right? So when you are looking at the sample papers, this is what you have to see over there. Now in NEET 2021, most asked topics, most of the questions, they are based on NCERT figures, facts and tables. So NCERT आपने बहुत 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 अच्छे से पढ़ लेनी है। Most of the questions are based on fundamentals discussed in the NCERT. So NCERT should be your main book जिसको आपने follow करना है। जो topics आपको NCERT में नहीं समझ आते उसको उसके लिए आपने reference book को touch करना है। Okay? Statement based questions आपके पास काफी सारे थे, आप देखोगे इस पे। And a question based on the acidic strength of halogen acid is repeated. तो ये वाले क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट किए गए हैं, 2-3 बारी इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके दोबारा डाला गया है। सो यू नीड टू चेक दैट आल्सो आउट। टॉपिक्स विद हाईएस्ट डिफिकल्टी ऑर्गेनिक ऑफ 11। आई कीप टेलिंग एंड रिपीटिंग इन ऑल माय वीडियोस कि 11th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ योर 12th की ऑर्गेनिक।
सो 11th की ऑर्गेनिक दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 ही आपके पास चैप्टर्स है, काफी क्वेश्चंस उसमें से आए हैं इन दिस एंड ऑल्सो इन योर 2021. एंड ऑल्सो अगर आपका 11th का बहुत थॉरो है ऑर्गेनिक, वो आपको 12th की ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेगा. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर्स है आपके 11th को, उसको बहुत अच्छे से करना है. रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, और आपके पास अटैकिंग रिएजेंट्स हो गए और आपके पास इंटरमीडिएट्स हो गए, उनका पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट सब कुछ आपको A to Z आना चाहिए. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोएस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं. नेम रिएक्शंस पे भी हमको एक क्वेश्चन आया है और फिजिकल केमिस्ट्री भी 12th की बहुत ही इजी आई है. न्यूमेरिकल्स दे वर क्वाइट इजी, दे वर नॉट difficult at all. So ये एक analysis है overall what all you have to study very very cautiously. पढ़ना तो सारा ही होता है, but कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको बार बार रिपीट करके पढ़नी होती है, right? फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया नेक्स्ट दैट इज गोइंग टू बी, अब देखो डिफिकल्टी लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप करें 11th की तो इजी क्वेश्चंस आपको 3 आए हैं, मीडियम 2, डिफिकल्ट 1, टोटल 6, राइट. और 12th अगर आप देख रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी 4 आए हैं और 7 मीडियम आए हैं, डिफिकल्ट कोई भी नहीं आया. टोटल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 11. सो हम लोग ये 50 क्वेश्चंस का एक सिनेरियो कर रहे हैं because this is what we think that this should be the pattern. This is what I have analyzed कि ये pattern होना चाहिए और यही pattern आपका 2021 में हुआ है और यही रिपीट होगा 2022 में. तो अगर आप अब स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो अपने पेपर को या स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो अपनी स्टडी को फॉर द लास्ट 5 months, प्लीज दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके. फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप 11th की देखते हो तो इजी आया 3, मीडियम आया 5, डिफिकल्ट कोई भी नहीं आया, सो टोटल 8. 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी आया 4, मीडियम आया 6 और 1 डिफिकल्ट आया सिर्फ, राइट. फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ 11th 2 इजी 4 मीडियम. फिजिकल केमिस्ट्री ना ज्यादा पोर्शन ही 11th में, right? You have structure of atom, you have moles, you have equivalence, you have states of matter, you have thermodynamics, you have equilibrium. So zyada physical chemistry jo hai that is in your class 11. So you have to again concentrate a lot on your class 11 physical chemistry, organic and physical, right? फिर उसके बाद अगर हम 12th की physical chemistry करते हैं तो आपके पास 3 easy आए हैं, right? Medium आपके पास 4, difficult आपके पास 1, so total is 8. So I'm looking at, a scenario of 50 questions over here, which you need to prepare in order to attempt 45 questions very, very easily. Right, guys? So let's, एक बार ये हमें पता चल गया, पेपर एक बार देख लेते हैं. ऐप को डाउनलोड कर लो प्लीज. ये सारा कुछ मैं ऐप पे अपलोड करने वाली हूँ आपके लिए. ये वाला पेपर भी आपका, ये पूरी प्रेजेंटेशन आई अपलोड ऑन द ऐप. सो ऐप को डाउनलोड करो और उस पे देखो आपके पास फ्री मटेरियल कितना है और लाइव क्लासेस कौन कौन सी है, सर्व करो एंड देन यू कैन चैट विद मी. सो आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चंस ओवर हियर विद द आंसर की, जस्ट बिकॉज आपने आंसर की पूरी देख ली है, राइट. अब आई डोंट नो व्हिच सीरीज दिस इज, आई जस्ट टेकन वन ऑफ द सीरीज और उस अब सीरीज आप अपनी देखो. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस ओवर हियर विद द सॉल्यूशंस. So guys, let me change the color of my pen. Let's keep it to black. Okay. So question is, write option for number of tetrahedral and octahedral voids and hexagonal primitive unit cell. अब hexagonal primitive unit cell में tetrahedral voids कितने हो जाएंगे? मतलब number of आपके पास hexagonal primitive unit cell में 6 होते हैं, right? So tetrahedral void twice of 6 हो गए. Okay, so that is going to be 12 and octahedral voids कितने हो जाएंगे 6. So correct option that is going to be D. Question number 2. Zirconium का atomic number 40, hafnium का 72 have similar atomic and ionic radii. Very easy because of lanthanide contraction. So ये दोनों questions हमारे बिल्कुल ही फाड़ू questions थे, बिल्कुल ही easy questions थे. Let's go on to question number 3. For a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoules per mole and enthalpy of activation is 9.6. So आपको यहाँ पे enthalpy of reaction दिया है
that is delta HR, which is given as minus 4.2 kilojoules. So exothermic reaction है ये. Exothermic reaction से आप एक चीज तो देख सकते हो कि जो reactants की energy होगी, that should be lower than that of the products, because delta H क्या आ गया? H products minus H reactants. ठीक है. और enthalpy of activation is 9.6 kilojoules per mole. The correct potential energy profile of the reaction is shown in which option? So option A ये दी है आपको, option 2 आपको ये दी है, option 3 आपको ये दी है, और let me go on the next slide, option 4 आपको ये दी है. ठीक. तो अभी एक बारी फिर से देख लेते हैं. आपके पास हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा H इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास H की जो HR की वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी लोअर, और H की वैल्यू, आपकी HP की वैल्यू शुड बी हायर. सो उससे आपकी डेल्टा H रिएक्शन जो है, देयर इज सम प्रॉब्लम गाइस ओवर हियर. अगर हम ये नेगेटिव ले रहे हैं, -4.2 ले रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक के लिए आपका जो HR है, दैट शुड बी ग्रेटर देन HP. इजंट इट? ऐसे ही होगा ना. HR अगर ग्रेटर देन HP होगा तभी डेल्टा H नेगेटिव आएगा. सो योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी B. ये वाली ऑप्शन रॉन्गली इट हैज बीन, ये किसी का पेपर है, सो इसको गलत उन्होंने मार्क किया हुआ है. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. अब ये वाला जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, ये बेसिकली इट वाज नॉट इन योर सिलेबस, बट एनी हाउ ट्रिटियम रेडियो एक्टिव, अगर आपको नहीं भी आता तो आप इसको इजीली छोड़ सकते थे. सो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स. सो ये इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ट्रिटियम बीटा पार्टिकल्स जो है उसको इमिट करता है. ओके, ये डायरेक्ट आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. अगेन फैक्ट बेस्ड. RBC deficiency is a deficiency disease of vitamin B12. So this is also a fact based question, easy question. The molar conductance of NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 Siemens centimeter square per mole. मोलर कंडक्टेंस. अच्छा, अभी ये तो देखो बहुत बारी एनसीईआरटी में आपने कर रखा है, तो डायरेक्टली आपको पता ही होना चाहिए 390.71 इसका आंसर आएगा. बट इसमें एक ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, वो ये है कि यू हैव टू ऐड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड्स विद डिसिमिलर आयंस, और उसके सम से जो सिमिलर आयंस वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप NaCl और HCl देख रहे हो, इसमें Cl इज सिमिलर. अगर आप HCl और CH3COONA देख रहे हो, उसमें कोई भी सिमिलर नहीं है. तो इन दोनों के डाटा को हम ऐड करते हैं, which is 426.16, 91.0. So this comes to 61.7, 517.16. ठीक है. Now इसमें से आपको NaCl को माइनस करना है. So 126.45, right? And 6 take away 5 is 1, and 7 and 0.0 and 9 and 3, 390.71. That is the correct answer. Very easy numerical. Correct structure of 2,6-dimethyl dec 4-ene. 2,6-dimethyl 2,6. So if we are starting from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is what we are getting. So second position पे you have a methyl, sixth position पे you have a methyl, 4 पे you have ene. So the correct option over here is going to be A. Let's go on to question number 8. The maximum temperature that can be achieved in a blast furnace. Very, very easy, up to 2200 in organic chemistry class 12 general principles का ये question है. Identify, although plus 2 से ये आपका remove हो गया है, but please NEET के लिए है तो इसको आपने छोड़ना नहीं है. Okay. अगर आपने एनसीईआरटी अपनी प्रॉपर्ली पढ़ी हो ना, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं था.
ऐसे ऐसे करने वाला था. केमिस्ट्री वाज द इजीएस्ट, फिजिक्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, बायो वाज मॉडरेट. ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन एन एल्कली. तो ये आपका प्राइमरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्कली में डिसॉल्व करता है. सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से करता है रिएक्ट बट सॉल्युबल नहीं होता एल्कली में, और टर्शरी करता ही है. सो यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करना है. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. The following solutions were prepared by dissolving 10 grams of glucose in 250 ml of water. P1 10 grams of urea in 250 ml of water, okay, and 10 grams of sucrose in 250 ml of water. The right option for decreasing order of osmotic pressure. Number of moles आपने इसमें calculate कर लेने हैं. So अगर हम ग्लूकोज के number of मतलब P1 के number of moles calculate कर रहे हैं, that will come to 10 divided by 180. ठीक है. और अगर आप P2 की calculate करते हो, that will be equal to 10 divided by यूरिया का 60 होता है. और अगर आप n कैलकुलेट कर रहे हो फॉर P3, सुक्रोस इज 10 डिवाइडेड बाय 342. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स P2 के हैं, फिर उसके बाद P1 के, फिर P3 के. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी A. ठीक है. Okay guys, so I'm going to start with previous year question की series and you will get at least 3 videos in a week, right? I'm planning to put 3 videos in a week for NEET, all the NEET aspirants, but उसमें only your previous year questions I'm going to discuss. अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स देना है, उन questions को किस तरह से solve करना है, अगर आप वो करना चाहते हो, practice question करना चाहते हो, then you join the live classes with me on the app. ओके और बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है बिकॉज ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्राइस ही क्यों रखा है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एक आपको मैम सुधा मूर्ति इन्फोसिस के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है डोंट गिव एनीथिंग फॉर फ्री, बिकॉज फिर उसकी क्या होती है, अगर आप कुछ भी फ्री के लिए देते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. That is why एक बहुत nominal सा price मैंने रखा है 1500 rupees, so that at least I can take out the cost of the channel. Okay guys, so 1500 is just peanuts with regards to whatever you're paying in rest of the classes which are charging around 80 to 90,000 for your NEET syllabus of chemistry alone. Okay, so 1500 में you're going to get all that what you're getting over there. यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल रही है, आपको असाइनमेंट्स भी मिल रही है, आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं. सो एटलीस्ट योर केमिस्ट्री विल बी सॉर्टेड. और क्लासेस आपकी 4 days इन अ वीक होती है, मंडे टू थर्सडे. ठीक है. सो ऐप पहले डाउनलोड करोगे तभी पता चलेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके गाइज, वी आर डूइंग इट इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड. तो ब्रोमीन विल अटैक एट द कार्बन एटम विद greater number of hydrogens. और बहुत ही simple आपका question, this is going to be the answer. Let's go on to question number 12. Given below are two statements. Assertion reason भी अभी इसी साल introduce हुआ है. Aspirin and paracetamol belong to the AIMS में आता था, NEET में नहीं आता था. Aspirin and paracetamol belong to the class of narcotic analgesics. Are they narcotic? No, they are not. Okay. Morphine and heroin are non-narcotic. Morphine and heroin are non-narcotic. अरे ये भी आंसर गलत ही है. चूज द करेक्ट आंसर. ये आपका एस्पिरिन पैरासीटामोल तो नॉन नार्कोटिक है और मॉर्फिन एंड हेरोइन जो है वो नार्कोटिक है. सो यहाँ पे आपका बोथ आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट्स. सो आपका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ओके, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ CX. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी. सो यहाँ पे B इज गोइंग टू द करेक्ट ऑप्शन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अगर बॉन्ड लेंथ पूछा होता तो A आपकी करेक्ट ऑप्शन होती. क्वेश्चन नंबर 14. BF3 is
planar and electron deficient compound. ठीक है. Hybridization and number of electrons around the central atom. Hybridization तो इसमें BF3 में sp2 होती है और सेंट्रल मेटल के अराउंड देयर आर 6 बॉन्ड पेयर्स. लोन पेयर्स नहीं पूछे हैं बच्चे, तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना है. ये है स्ट्रक्चर BF3 का. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी दिस. बॉन्ड एंगल अगर पूछा होता तो 120 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. ये भी बड़ा ही इजी सा आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया. Which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv? Cp minus Cv is equal to R. For 1 mole पूछा है, वैसे अगर for n moles पूछा होता Cp minus Cv that is equal to Nr. So आपका correct option is this. Thermodynamics का question है, 11th का आसान question. Among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvents. Okay, calcium chloride ionic है, strontium. जैसे जैसे हम down the group जाते हैं वैसे वैसे ionic character increase हो जाता है because of low ionization energy. Beryllium chloride, that is beryllium is the first element of alkaline metals, alkaline earth metals. So यहाँ पे जो आपके पास correct option आएगा that is going to be C. ठीक है. Okay guys, let's go on to the next question. Question number 17. Chemistry तो फटाक से कर लिया होगा सबने. An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for empirical formula of the compound. तो अब ये हमारे पास ये हमें कैलकुलेट जरा करना पड़ेगा. CH3 मुझे पता नहीं, तो empirical formula कैलकुलेट करना आता है. 78 divided by 12 that is going to be carbon. और हाइड्रोजन आपके पास कितना आ गया? 100 minus 78 is 2 and 22 divided by 1. ठीक है. So 78 divided by 12. I'm not sure whether this answer is correct. So I want to calculate and then only see. This is 6.5 and this is 22 divided by 6.5 and divide this also by 6.5. This is coming to 1 and 22 divided by 6.5 that is equal to 3.3. हाँ तो ठीक है 3.3. So this is CH3 is the correct answer. ठीक है जी. Okay guys, question number 18. The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2-ene. This product, according to the Sedzeff rule, जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगा 2-ब्रोमो, एक मिनट देख लेते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि इन्होंने हॉफमैन रूल भी दिया. ये दोनों तो चलो है ही नहीं. ठीक है. सो एक बार ही देखें 2-ब्रोमोपेंटेन में ज्यादा एल्काइलेटेड बन रहा है या कम एल्काइलेटेड. अगर ज्यादा एल्काइलेटेड बनता है तो सेड्जेफ रूल, अगर कम एल्काइलेटेड बनता है तो हॉफमैन रूल. ओके. So 2-bromopentane is 1, 2 and H, CH2 and CH3. नहीं, CH2 and CH3. ठीक है. So pent2-ene. हाँ ठीक है. It is the Sedzeff rule. Otherwise it would have been pentene. Hoffman के accordingly pent1-ene was the correct answer. पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बन रहा है हमारे पास CH3, CH double bond, CH, CH2, CH3. So this is more alkylated, therefore Sedzeff rule. ठीक है. दोनों में difference पता है ना, हॉफमैन में और इसमें. Very good. Question number 19. Smart हो तुम सारे. What is the IUPAC name of organic compound formed in the following chemical reaction? Acetone, C2H5 MgBr, dry ether and product. सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा इसमें. सो अब इसमें आप आइडेंटिफाई कर लो कि सेकेंडरी और अल्कोहल कौन सा. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी, पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एसीटोन आपके पास क्या आ गया? रिएक्शन याद है? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस C2H5 MgBr है ना. C2H5 is going to attack at this, MgBr is going to attack at this, so that we have CH3C, C2H5 O, MgBr. ठीक है. अगर नहीं भी ये
रिएक्शन आपको याद होने की जरूरत इसलिए है ताकि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सको। यहाँ से अगर आप आगे जाते हो तो आपके पास आ जाता है, ओ नो, यू विल हैव टू चेंज द कलर गाइस, वेट। ओके, सो वी आर गेटिंग ओवर हियर CH3COH, C2H5 and CH3. So it is going to be 1 2 3 4 2 methyl butane 2-ol। ठीक है, डन। ओके, अगला चले, अगला देखते हैं। Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement. Noble gases are sparingly soluble in water. Noble gases are very high. No, they don't, because they have van der Waals forces of attraction. तो high boiling और melting points इसके नहीं होते हैं because of weak forces of attraction. So the correct, again change the color, option over here is B. ठीक है, B is the correct option. Let's go on to question number 21. The pKa of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution. इसके लिए आपको हेंडरसन इक्वेशन जो है नहीं, बफर सोल्यूशन वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। डाइमिथाइल अमीन, एसिटिक एसिड, दोनों ही वीक एसिड्स हैं। सो क्या इसमें आपके पास इक्वेशन लगती है कुछ याद? चलो, एनी हाउ इसका क्वेश्चन जो है दैट इज गोइंग टू बी 7.75, बफर वाली नहीं, इसमें आपको हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन लगानी है। ओके, let's go on to question number 22. The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by colloidal solution. इसमें आप करोगे identify, तो starch solution जो है that is a colloidal solution. Correct option over here is C. अब जैसा वो क्वेश्चन आपको आया था वो सब प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं लाइव क्लासेस में। ओके, स्टेटमेंट 1, acid strength increases in the order given as, ठीक है, HF कम HCl HBr HI, right? Statement 2, as the size of FCl increases down the group, the bond strength of HF HI decreases, so the acid strength is increasing. Yes, both statement 1 and 2 are true. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये इसका, अगर सपोज ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाता है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ओह सॉरी गाइस, लेट मी जस्ट सी माय माइक। हाँ, अभी सुन रहा है ना? माइक गुम हो गया था। हेक्साडेंटेट लिगेंड है विद 4 O and 2 N donor atoms. Yes, right. So EDTA, ethylene diamine टेट्रा एसिटेट आयन हेक्साडेंटेट लिगेंड, उसमें 4 ऑक्सीजन डोनर्स हैं, 2 नाइट्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज दिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम, ओके, प्रेशर वॉल्यूम ये तो गलत ही है, प्रेशर वॉल्यूम ये भी गलत है। नेक्स्ट देखें, एक और ऑप्शन कुछ दिया है हमें, प्रेशर वॉल्यूम। ओह, सो वी हैव टू सी द टेम्परेचर्स ओवर हियर। ठीक है, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको T1 ले रहे हो, T2 ले रहे हो, T3 ले रहे हो, सो आना चाहिए T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। फर्स्ट ऑप्शन देख के ही लगा होगा कि ओहो ये तो बाजी मार ली, पर कीज देख के लगा होगा कि ये मैंने क्या किया, बुद्धू हूं मैं बिल्कुल। तो इसलिए टेम्परेचर्स भी देखने हैं, और वो एनसीईआरटी में बहुत बड़ा बड़ा आपको दे रखा होता है T1 T2 T3, प्लीज उसको भी देख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट, डाइमर एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली। सो ये भी गलत कर दिया इस बच्चे ने, डाइमर एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली। सॉलिड स्टेट में डाइमर होता है कि उसमें डाइमर होता है? एक बारी चेक करें, एक बारी चेक कर लेते हैं। व्हाई टू जस्ट कीप एनीथिंग इन माइंड?
Structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase. Let us see what is the answer. Here's a summary from Byju's. The structures of beryllium chloride in the solid state and vapor phase. Chain and dimeric. हाँ, I thought so. Dimeric जो होगा, that is going to be in the vapor phase and chain in the solid phase. So A is the correct option over here. Question 27. Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? Highly pure metal which is a liquid at room temperature. Distillation तो इसका आंसर नहीं हो सकता. How will we purify a metal which is a liquid at room temperature? Distillation ही इसका करेक्ट आंसर है गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसको प्यूरिफाई करना है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी डिस्टिलेशन. द कंपाउंड व्हिच शोज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म वो कंपाउंड शो करता है जिसमें ऑक्सीजन की दोनों साइड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो. So metamerism can be shown by D, C4H10O. Okay, D is the correct option. The correct option for the number of body-centered units are in 14 types of Bravais lattices. Body-centered, BCC 3 होते हैं भाई. Okay, so this is again correct. Let's go on to our next question. Which one of the following polymers is prepared by addition of polymerization? Nylon 66, Novolac और Dacron तीनों कंडेंसेशन है. So it has to be Teflon जिससे हम लोग कोटिंग करते हैं. This is the correct option. Question number 31. Particular station of All India Radio. अरे ये तो उसी का ही है क्वेश्चन, आपका NCERT का ही है, सिर्फ उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है. All India Radio New Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is what? So lambda is equal to C upon nu. 3 into 10 raised to power 8 divided by 1368 into hertz में कर देते हैं इसको 10 raised to power 3. So let us see what are we getting over here. What is our answer? Calculator use करके फटाफट करते हैं. 3 divided by 1368. 8 minus 3, that is going to be 4. So your answer is coming 219.3. Correct option over here is going to be A. Okay, very very easy. Question number 32. Which of the following reaction is a metal displacement reaction? ओह भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता था तुम्हें? क्यों नहीं किया इसको राइट? Correct option metal displacement is going to be this. Next, the incorrect statement among the following is actinoid contraction is greater for element to element than lanthanoid contraction. Most of the trivalent lanthanoid ions are colorless in solid state. Lanthanoids are good conductors of heat and electricity. Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. A ही इसका correct है. Greater होती है actinoid contraction. Dihydral angle of least stable conformer of ethane. Eclipsed आएगा ये, और eclipsed में आपके पास 0 होता है डाइहाइड्रल एंगल. पता है ना डाइहाइड्रल एंगल क्या? रोटेशन का जो एंगल एक कार्बन में जो होते हैं आपके पास. अच्छा, ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड. सो ये दिस इज द डाइहाइड्रल एंगल. ठीक है, स्टैगर्ड अगर आप लेते हो सो ये डाइहाइड्रल एंगल होता है स्टैगर्ड में.
ठीक है, सो जीरो इक्लिप्स्ड में होएगा, लीस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर भी इक्लिप्स्ड ही होता है ना, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे क्वेश्चंस को ना पहले साइड में लिख लिया करो, क्योंकि ऐसे फिर अगर आप सीधा ऑप्शंस देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SF6 is octahedral, BRF5 is square pyramidal and BF3 trigonal bipyramidal. So first जो है A is 4, right? B is 3, right? C is 1 and D is, so correct option is going to be this. ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, CH3 CH2 COO NaNOH, सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। So soda lime is NaOH in presence of calcium oxide, बहुत ही आसान। चलो आगे, the intermediate compound in X, this is Itard reaction। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपके पास क्या आता है, यही ना, बहुत ही आसान था। चलो नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1, 2SO2O2 2SO3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना ये, एसिड एसिड, ओके। ओ ये आपका एनवायरमेंटल में से है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड NO2, ये तो है आपका ओजोन। कई बार होता है ना आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता है, तो ये होगा, और ये आपका होगा एसिड रेन, और ये होगा आपका ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, और ये। सो आपके पास लेट्स लुक एट द ऑप्शंस ओवर हियर। ए का 1 है, ऐसा कुछ है हमारे पास, ए का 1, देखिए पीछे वापस, ए का हम ले रहे हैं 1, बी का हम ले रहे हैं 2, या डी से करते हैं बिकॉज दीज आर टू थिंग्स विच वी आर वेरी श्योर। सो ए का 1 एंड डी का 3, ए का 1 और ओ आई एम ओनली रॉन्ग समवेयर, डी का इन्होंने क्या दिया 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। is not अच्छा, okay, right guys, so your correct option over here is going to be C only। ठीक है, but I'm still not sure about this question, we will have to get back to this question again। So let's go on to our next question then, match the list। so ये तो आपकी है Getterman Koch, this is haloform, this is esterification and this is Hellwall-Hard Zelinsky reaction, this I am very sure। so A आपके पास आ गया 2 और B आपके पास आ गया 3, C आपके पास आ गया 4 और D आपके पास आ गया 1। क्वेश्चन पेपर में भी अभी देख रही हूँ। सो A का 4, B का 1, C का 2 एंड D का 3, ऐसा ही है क्या? देखिए तो एक बारी फिर से, A का हमारा है 2, A का 2, B का 3, C का 4, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, D is the correct option। इसने बच्चे ने गलत किया है इसको। चलो नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। ओ इसमें अब आपको ना ये वाला क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या दे दिया भाई, हमको क्या पता। तो इसमें आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बीएम सबसे ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ओके, सो लेट्स सी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ना, इसमें अगर आप देख रहे हो तो दिस इज
Fe3 पॉजिटिव, पहले आयनिक फॉर्म में कर लेते हैं, ये तो है ही Fe, H2O6, 6 - 3 Fe3 पॉजिटिव, पर यहाँ पे जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है. दिस इज Fe2 पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो Fe2 पॉजिटिव. ओके, चलो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 6 है. तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव माने अगर आप Fe करते हो, करके देखना पड़ेगा. Let's change the color of the pen. Okay, so if you're doing Fe over here, what is the electronic configuration? 3d6 4s2 है ना. So Fe3 पॉजिटिव की क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और Fe2 पॉजिटिव में 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे साइनो का सबसे ज्यादा होना चाहिए. अगर हम लेते हैं साइनो, सो आई थिंक दिस शुड बी द फर्स्ट वन. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन. ओके, सो दिस शुड बी दिस should be this should be this, and this should be this. So first A का 1, B का 3, C का 4 और D का 2. एक मिनट, आंसर्स देखें. यस, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है C. दिस इज रॉन्ग. A का 1, B का 3, C का 4 और D का 2. ठीक है, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अमीन से हम बना रहे हैं ये और बना रहे हैं ये. NaNO2HCl, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड. अल्कोहल की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन. फिर यहाँ पे correct option is going to be CH3 CH2OH. Okay, let's go on to next question. The product formed in the following chemical reaction. NaBH4 और options देखें हमें क्या दे रखी है. एक मिनट वापस रिएक्शन देख लें. C2H5OH और O और कीटोन दिया हुआ है. ओके, हाँ ठीक है. सो इसमें ये वाला जो है ये तो नहीं होएगा, बट ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 43. फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर. आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन से होते हैं? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स बुलाते हैं. तो यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर. तो Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव. देखें, Fe2 पॉजिटिव माने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3d6 और Mn2 पॉजिटिव माने 3d5. So D is the correct option. Right? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के पास. इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. इसके पास दोनों के पास 3d5 आ जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 45 क्वेश्चंस, इसमें 50 है बट मैं आपके साथ 45 ही कर रही हूँ. ओके, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिड 20 दिस थिंग. ठीक है, what is the dissociation constant of the acetic acid? choose the correct option. अल्फा फाइंड करना है आपको इसमें. तो इसमें हमें अल्फा क्या होता है? लेम्डा नॉट. ओके, यही है ना फॉर्मूला. तो आपको पहले लेम्डा एम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेम्डा एम की वैल्यू क्या हो गई? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी है ना. सो कापा आपको कितना दिया है?
20 अपॉन 0.007। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 7 into 10 raised to power -3, 7 divided by 21 कुछ ऐसे आ जाना चाहिए। 20 divided by 0.007, सो ये आ रहा है आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑलराइट, लेट मी जस्ट, होना तो ये ऐसे ही है। लेमडा m 20 into 1000 upon 0.007। 20 the molar conductivity of this thing is, so कंडक्टेंस आपको फाइंड करनी है। और दूसरे की आपके पास लेमडा नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, चलो उसको भी देख लेते हैं। लेमडा नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 350 प्लस 5400, है ना। कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.8 के आसपास। टू 2.8 डिवाइडेड बाय 400, देखिए थे कितना आता है, देखिए तो कितना आता है। फॉर्मूला पहले चेक करें एक बार, हम ठीक ले रहे हैं, उल्टा तो नहीं ले रहे। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Dissociation constant according to Colruyt law. नहीं, फॉर्मूला हम बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो इसको करके देखें क्या आता है हमारा आंसर। One 1.75. We're doing some mistake over here, guys. Just check this question out. क्वेश्चन भी ठीक है, ये कि क्वेश्चन ही गलत उतार दिया हुआ है। सो वी विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन द क्लास। ऑल दो स्टूडेंट्स मेरे जो ऐप वाले वो इसको देख रहे हैं, वी डू दिस क्वेश्चन इन द क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 grams of O2, 2 grams of H2 confined in a total volume। ओके गाइस, सो इसका भी जो आंसर है 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। गिवन R इज इक्वल टू 0.082 और आपको टेम्परेचर भी दे रखा है। टोटल प्रेशर आपने फाइंड करना है। सो टोटल प्रेशर आप कैसे फाइंड करोगे, अकॉर्डिंग टू द डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए जरा, ओके, सो टोटल प्रेशर P total that is equal to PA प्लस PB, है ना, ऐसे ही करते हो ना, PA प्लस PB, तो nRT आएगा ना, RT into number of moles of A plus number of moles of B। 1 लीटर है तो वॉल्यूम हमें लेने की जरूरत नहीं है, V RT upon V आना था। तो R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.082 into 273। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, 4 grams of O2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे, 4.32, 8, 0.025, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ जाएंगे, 1। So 1 plus 0.025, guys calculate this. So your answer should come to, let's see, ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।
0.082 into 273 into 1.025, 22.94, 1 divided by 8 ठीक किया हमने, 0.125 है. Sorry, I'm so sorry. अभी ठीक आ जाएगा. Once again, 0.082 into 273 into 0.125, 2.1.125. क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ. 1.125, 25.18. yes. इस बेचारे बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया था, मैंने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. सिंपल सा क्वेश्चन था. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. फिशमैन. ठीक है, 50 क्वेश्चंस है वैसे तो इसमें, पर मैं 45 में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. राइट. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर अ मिस्ट्री फॉर यू. सो गाइस, आई विल सी यू इन क्लास सून. PYQs हम स्टार्ट करने वाले हैं. ऐप को डाउनलोड करो एंड 1500 में पूरा का पूरा नीट का सिलेबस मेरे साथ करो. ठीक है. अब जैसे एक क्वेश्चन में फंस गए थे ना हम, अब यहाँ पे तो टाइम नहीं है इतना कि उसको हम पूरा कर सकें, वहां पे हम उसको जरूर पूरा करेंगे. बाय बाय, सी यू सून.